हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के कुछ एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन। हम 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये पेपर में कभी भी नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे स्टार्ट। राइट वर्ल्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक ग्रैन्यूल के साथ, जब क्या होगा? पहले लिखते हैं वर्ल्ड इक्वेशन। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। इसकी इक्वेशन लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्योंकि अगर कोई भी मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वह साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को निकालेगा बाहर। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 5वें क्वेश्चन का। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर। यह भी सेम है, मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो निकलेगा साल्ट एंड H2O गैस। इसे यहाँ पे लगाएंगे 2 इसको बैलेंस करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये भी सेम ही है, एल्यूमिनियम पाउडर प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एरो एल्यूमिनियम सल्फेट, और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम प्लस 3 मॉलिक्यूल के सल्फ्यूरिक एसिड एरो एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। इसमें भी मेटल जब रिएक्ट करेगा कोई भी एसिड के साथ तो बनाएगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी 5वें का। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। इसकी वर्ल्ड इक्वेशन देखते हैं। आयरन फिलिंग प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एरो फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये इसकी वर्ल्ड इक्वेशन है। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। ये इसकी इक्वेशन है आयरन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एरो 2 FeCl3 फेरस क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अपने पास कंपाउंड है अल्कोहल एंड ग्लूकोज, उनके अंदर होते हैं हाइड्रोजन, बट आर नो कैरेक्टरिस्टिक्स एज एसिडिक एसिड्स। उनमें एसिडिक कैरेक्टरीज में वो क्यों नहीं आते? सच डैट डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव। इसको प्रूव करके बताओ ये ऐसे कैसे हो सकता है। आंसर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पहले। Bulb glow in HCl solution but do not glow in glucose solution, so that alcohol and glucose are not acidics. बल्ब ग्लो करता है HCl सोल्यूशन में बट डू नॉट ग्लो इन ग्लूकोज सोल्यूशन में। हम देखते हैं कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज में यह एसिडिक कैरेक्टर्स के नहीं होते। इस सिंपल भाषा में लिखेंगे यहाँ पे, और इसका रिजल्ट देखेंगे कि एसिड के अंदर ऐसा क्या होता है कि वह बल्ब को ग्लो करने में मदद करता है। HCl को हमने अब तोड़ेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा H+ आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। ये एनाइन ये कैटाइन इसके अंदर ये होते हैं, और दिस आयन इन सभी आयंस के अंदर दिस आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब ग्लो। By experiment, we conclude that all acid contain hydrogen ions. इन आयंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एरो, और बल्ब ग्लो हो जाता है। एक्सपेरिमेंट द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि ऑल एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये डायग्राम लेते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब, बीकर, नेल, HCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। इसमें पूछा गया है कि डिस्टिल वाटर जो पीने वाला पानी होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता।
वेरस रेन वाटर करता है। डिस्टिल वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है जो वह प्योर फॉर्म होती है वाटर की। विच डज नॉट कंटेन एनी सोल्यूट, उसमें कोई भी सोल्यूट ऐसे नहीं होते जिससे वह इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हैं। इन इट देयर फोर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी मैंने आपको बताया वही है। बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस, इसके अंदर आयंस नहीं होते इसलिए यह कंडक्ट नहीं होते। आगे देखते हैं। वाइल रेन वाटर कंटेन डिजोल्व्ड साल्ट एंड एसिड, रेन वाटर के अंदर साल्ट और एसिड की मात्रा होती है, यह डिजोल्व होती है इसके अंदर, अपने को दिखाई नहीं देते। विच डिसोसिएटेड इन आयंस, यह डिसोसिएटेड मतलब ये घुल जाती है आयंस के अंदर एंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, क्यों एसिड नहीं शो करते एसिडिक बिहेवियर जब उसके अंदर एब्सेंस ऑफ वाटर मतलब वाटर की कमी हो। देखते हैं आंसर में। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, जो एसिड होते हैं वह हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर की कमी होए, एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस, एसिड नहीं बनाता हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर, जो इसलिए यह हाइड्रोजन आयंस है वो कैरेक्टर स्केच नहीं शो करते एसिडिक बिहेवियर के। जो मैंने लिखा है दोस्तों इसको आप एक बार और पढ़ोगे तो आपको याद होने लगेगा। 9वां क्वेश्चन नहीं करना है अपने को, 10वां क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन टेक in the test tube A and B, HCl is added to test tube A while acetic acid CH3COOH is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more visually and why? ये भी इतना खास क्वेश्चन नहीं है तो ऊपर से थोड़ा बता देता हूँ। फिजिंग विल occur more vigorously in test tube A. Hydrochloric acid HCl is a strong acid whereas acetic acid is weak acid. इसमें इतना सा आंसर है कि हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, फ्रेश मिल्क की pH 6 है। हाउ, कैसे? डू यू थिंक द pH विल चेंज as it turn into curd? Explain your answer. अगर हम कैसे भी pH चेंज हो जाए, दूध की वह कड बन जाए, मतलब इसकी pH लोअर हो जाए, तो एक्सप्लेन करो आंसर को। आंसर देखेंगे इसका। pH of milk falls below 6 as it turn into curd due to the formation of lactic acid. और lactic acid present in it रिड्यूस इट्स pH वैल्यू, मैंने आपको जो बताया वो ही इसमें था। क्वेश्चन नंबर 12वां, इसके दो पार्ट है ए एंड बी। ए मिल्कमैन ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, इसमें बताया एक मिल्कमैन है मतलब दूध वाला है, वह ऐड करता है बहुत ही कम मात्रा में बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क के अंदर। तो आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, क्यों यह pH है जो फ्रेश मिल्क की वो 6 से ज़्यादा बढ़ जाती है। एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर की, मैं लिख देता हूँ एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर की। तो आंसर में देखते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ। मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन सो डेट इट मे नॉट गेट श्योर इजली, यह खट्टा अगर मिल्क को स्लाइटली एल्कलाइन कर दिया जाए तो यह जल्दी से खट्टा नहीं हो सकता। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम सेट इन कर्ड,
अगर इस मिल्क को लॉन्ग टाइम के लिए कर्ड के लिए सेट कर दे तो क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। द एल्कलाइन मिल्क टेक ए लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड। ये क्वेश्चन सेम लाइन है। बिकॉज यहाँ से शुरुआत करेंगे। द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड टू फर्स्ट neutralize the alkali present in it। इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब बनता है पहले उसके पास जो फर्स्ट न्यूट्रलाइज होता है वह एल्कलाइन प्रेजेंट होता है इसके अंदर ही, इसलिए वह न्यूट्रलाइज होता है। ये आपको सेम रट्टा मार के लिखना चाहिए, कैसे भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 13, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड be stored in a moisture proof container, explain why। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर क्यों रखते हैं, समझाओ और क्यों। क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी इसकी फुल फॉर्म है शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। यहाँ तक क्वेश्चन वाली लाइन है, बिकॉज लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस absorb moisture to form a hard solid known as gypsum। समझ आया? नहीं आया? मैं समझाता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। किससे? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये बन जाता है एक हार्ड सॉलिड मैटर जो इसको कहते हैं जिप्सन। इसके आगे रिएक्शन भी आएगी, वो भी पढ़ेंगे। तो इसमें इतना सही आंसर लिखेंगे। Question number 14, what is a neutralization reaction? Give 2 example। Okay, the reaction between an acid and a base to form salt and water is called neutralization reaction। इसमें कुछ नहीं, अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन मतलब रिएक्ट करें तो वह बनता है साल्ट एंड वाटर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ये बेस है, मैं एक सिंगल लिख देता हूँ। ये बेस है, ये एसिड है, ये साल्ट है, ये वाटर है। तो देखते हैं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड एरो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये आपस में ये सोडियम और क्लोरीन आपस में एनायन कैटायन से रिएक्ट हो जाते हैं, इसलिए जुड़ के साल्ट बन जाता है। और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है वाटर। ये होगी न्यूट्रलाइजेशन की पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड, और यह है बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एरो। यहाँ पे बनेगा सोडियम एसिटेट CH3COONA। यहाँ पे जो CH3COOH को हटाकर यहाँ पे सोडियम ने अपनी जगह ले ली है, और ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा वापस से वाटर बनने के लिए। मैंने बताया था अनायन कैटायन से बन जाता है और सोडियम एसिटेट बन जाता है, और यहाँ पे बनेगा वाटर H2O। 15वें क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन अपने इस वीडियो का और इस चैप्टर का। 15वां क्वेश्चन, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। 2 यूजेस बताओ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा का। देखते हैं यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। एक सेकंड दो। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। पहला पॉइंट है इसका, वॉशिंग सोडा यूज होता है ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। एक सेकंड थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। सेकंड है इट इज यूज टू रिमेनिंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यह रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के जो जिद्दी दाग होते हैं वाटर के। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज एंड एंटासिड रिमूव एसिडिटी। एक सेकंड दो, तो गलती हो गई थी थोड़ी सी। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज एंड एंटासिड्स रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक।
जो इनू के अंदर एंटासिड्स होता है, यह उसके अंदर होता है, यह रिमूव कर देता है एसिडिटी को, एंटासिड्स। यह बेकिंग सोडा का यूज़ होता है यहाँ पे। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज़ होता है बनाने के लिए बेकिंग पाउडर। इसको यूज्ड इन मेकिंग केक, ब्रेड्स एक्सेट्रा। यह केक, ब्रेड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है और चैप्टर यहीं हो जाता है। एंड आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बस सब्सक्राइब वाली मत कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको ट्यूशन लगने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने जो आपको बताया वह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। वही आंसर आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा।